दोस्तों डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए पिछली क्लास में अपन ने चौहानों का इतिहास स्टार्ट किया था, तो आज अपन पढ़ेंगे जो अगले राजा हुए थे चौहानों में चंद्रराज। देखिए इससे पहले अपन थोड़ी बात कर लेते हैं, जो पिछली क्लास की जो रिवीजन कर लेते हैं। देखिए इनका जो अग्निकुंड का सिद्धांत की जब अपन उत्पत्ति की बात किए थे वो चंद्रबरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो से मिलता है। ठीक है, इनका जो ब्राह्मण होने का जो सिद्धांत मिलता है वो बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। हालांकि बाद में दशरथ शर्मा ने भी अपनी जो पुस्तक दरअली चौहान डायनेस्टी में जो चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया। ठीक है, इसके बाद में फिर बात किए थे अपन वह सूर्यवंशी होने की। देखिए सूर्यवंशी हांसी अभिलेख से अपने को मिलता है। ठीक है, चंद्रवंशी होने का जो सिद्धांत मिलता है गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा, हमीर महाकाव्य और जो पृथ्वीराज विजय से मिलता है। ठीक है, विदेशी होने का जो सिद्धांत मिलता है वो जेम्स टोड बताता है इनका भाई ये विदेशी थे, सीतियन या सिख। ठीक है, सीतियन या शक। ठीक है, तो इसके बाद में फिर बात की थी इनकी उत्पत्ति स्थल की। जो इनका उत्पत्ति स्थल था भाई सांबर या सपाद लक्ष्य के आसपास का क्षेत्र माना जाता है इनका उत्पत्ति स्थल। इसके बाद में बात की थी इनके जो राजा हुए थे वासुदेव, जो संस्थापक थे भाई, संस्थापक माने जाते हैं चौहान वंश के। वासुदेव 551 ईस्वी में वासुदेव ने चौहान राज्य की स्थापना की थी। जो वासुदेव के बाद में जो राजा हुए थे गुहक हुए थे, वो प्रथम चौहान राजा हुए थे जो स्वतंत्र चौहान थे, चौहान राजा थे। ठीक है, प्रथम स्वतंत्र चौहान राजा हुए थे गुहक। ठीक है, गुहक के बाद में जो राजा बनते हैं चंदनराज बनते हैं। ठीक है, चंदनराज। तो अपन आज चंदनराज की बात करेंगे। ठीक है, जो चंदनराज हुए थे उनकी जो पत्नी थी या रानी थी आत्मप्रभा। ठीक है, आत्मप्रभा की बात करेंगे अपन। ज्यादा चंदनराज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है कि वह अपने को कोई एग्जाम की दृष्टि से कोई जानकारी मिले। तो चंदनराज की जो पत्नी आत्मप्रभा की बात करते हैं अपन। देखिए जो आत्मप्रभा है ये शिव भक्त थी। ठीक है, शिव भक्त थी और इनको रुद्राणी भी कहा जाता था। शिव भक्त होने के कारण रुद्राणी भी कहा जाता था। कि आप लिख सकते हो भाई शिव भक्त होने के कारण इनको रुद्राणी भी कहा जाता था आत्मप्रभा को। जो आत्मप्रभा है जो पुष्कर झील के किनारे पर 1000 दीप जलाकर पूजा करती थी। ठीक है, 1000 दीप जलाकर पूजा करती थी, यानी पुष्कर झील पर ये पूजा करती रहती थी। ठीक है, आत्मप्रभा। ठीक है, ये यौगिक क्रिया में निपुण थी भाई। ठीक है, जैसे शिव भगवान या शंकर भगवान जिस प्रकार से योग करते थे उसी प्रकार से जो आत्मप्रभा भी यौगिक क्रिया में निपुण थी। ठीक है, आत्मप्रभा यौगिक क्रिया में निपुण थी। तो अब इसके बाद में बात करते भाई ये है भाई चंदनराज की जो आत्मप्रभा रानी थी उन्हीं के बारे में जानकारी मिलती है कि रुद्राणी के नाम से जानी जाती थी। आत्मप्रभा इनका नाम था, शिव भक्त थी। ठीक है, शिव को भी जो रुद्र के रूप में पूजा जाता है और यौगिक क्रिया में निपुण थी। इसके बाद में बात करते अपन वाकपति राजा बने थे। ठीक है, देखिए वाकपति राज के बारे में कहा जाता है कि भाई इन्होंने 108 युद्ध जीते थे। ठीक है, वाकपति राज ने 108 युद्ध जीते थे और इनका एक बेटा था लक्ष्मण सिंह। ठीक है, इनके बारे में यही जानकारी मिलती है 108 युद्ध जीते थे और इनका जो बेटा था लक्ष्मण सिंह। इनको लखन से भी कहा जाता था। ठीक है, किसी प्रकार भाई अपने नाम निकनेम निकाल ही लेते हैं लोगों के, तो उसी प्रकार से लक्ष्मण सिंह नाम था इसका, इसको लखन से भी कहा जाता था। देखिए इन्होंने जो पाली में जगह पड़ती है नाडोल में जो अलग से चौहान राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, जो 950 ईस्वी में जो पाली में देखिए नाडोल जो पाली में जगह पड़ती है। ठीक है, जैसे बीकानेर जोधा से यानी अलग होकर बीकानेर राज्य की स्थापना की थी, उसी प्रकार से भाई जो लक्ष्मण सिंह ने भी वाकपति राज से अलग होकर जो नाडोल में चौहान राज्य की स्थापना की थी 950 ईस्वी में। इनके बारे में ये
भाई ये अपने को जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं विग्रहराज तृतीय की, ठीक है, जो विग्रहराज की बात करते हैं। विग्रहराज इनके बाद में जो राजा बने थे तो उनकी बात करेंगे अपन। देखिए विग्रहराज ने गुजरात के जो चालुक्य राजा थे मूलराज सोलंकी, तो मूलराज सोलंकी को हराया था। ठीक है, जो गुजरात के चालुक्य राजा थे मूलराज सोलंकी, यानी इनको हराया था विग्रहराज ने। देखिए फिर गुजरात में अपनी जो कुल देवी थी उसका मंदिर में बनाया था, ठीक है, आशापुरा माता का मंदिर बनाया था गुजरात में। हालांकि भाई नाडोल में भाई इनकी जो मुख्य मंदिर है आशापुरा माता का, तो नाडोल पाली में है, ठीक है। लेकिन इसने जो विग्रहराज ने गुजरात के बड़ौच में अपनी कुल देवी का मंदिर बनाया था। बड़ौच गुजरात में जगह पड़ती है। ठीक है, इनका जो मुख्य मंदिर है आशापुरा माता का नाडोल पाली में, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। इनके बारे में अपन बात करते हैं गोविंद की। देखिए गोविंद तृतीय राजा बने थे विग्रहराज के बाद में। ठीक है, गोविंद तृतीय, देखिए इनकी उपाधि थी वेरीघट, ठीक है। वेरीघट का, वेरी का मतलब शत्रु होता है, थोड़ा ध्यान रखना भाई, जो शत्रुओं का संहार करने वाला वेरीघट की उपाधि थी। वेरी का मतलब शत्रु होता है, ठीक है। वेरीघट का मतलब यानी शत्रुओं का संहार करने वाला। देखिए एक इतिहासकार हुआ था, एक लेखक था फरिश्ता। फरिश्ता ने अपने इनके लिए कहा है गोविंद तृतीय के लिए, क्योंकि गोविंद तृतीय ने मारवाड़ में ही गजनी की जो सेना को रोक लिया था, मारवाड़ से आगे नहीं जाने दिया था, ठीक है भाई। गोविंद तृतीय ने भाई मारवाड़ में जाकर मारवाड़ से आगे नहीं आने दिया था गजनी की सेना को, ठीक है। तो इस प्रकार से भाई वेरीघट की राजधानी है वो गोविंद तृतीय की। वो जो फरिश्ता जो इतिहासकार है उसने कहा है गोविंद तृतीय के लिए भाई गोविंद तृतीय ने गजनी की सेना को मारवाड़ से आगे नहीं बढ़ने दिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, गोविंद तृतीय की बात कर लिया अपन। देखिए पृथ्वीराज विजय से जो वेरीघट की जानकारी मिलती है, ठीक है, इस उपाधि की या गोविंद तृतीय की जानकारी मिलती है पृथ्वीराज विजय से, ठीक है। इनके बाद में अपन जो राजा हुए थे अजय राज हुए थे, अजय राज की बात करेंगे। अजय राज की थोड़ी विस्तार से अपन बात करते हैं। देखिए अजय राज का टाइम रहता है 1105 से 1133 तक, ठीक है। अजय राज का टाइम पीरियड भी थोड़ा ध्यान रख लेना, 1133 से 1105 से 1133 तक रहता है इनका टाइम पीरियड। देखिए 1113 में अजय मेरू नगर की स्थापना करते हैं अजय राज, ठीक है। देखिए उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करते हैं 1559 में, ठीक है। जोधा जोधपुर की स्थापना करते हैं 1459 में, ठीक है। जोधा जोधपुर की स्थापना 1459 में करते हैं। उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करते हैं 1559 में। बीकानेर की स्थापना करते हैं 1488 में। और जो अजमेर की स्थापना करते हैं 1113 ईस्वी में। थोड़ा ध्यान रख लेना भाई, इस प्रकार से पूछे जाते हैं भाई, कालक्रम पूछे जाते हैं किसी भी शहरों के भाई कभी स्थापना हुई थी, तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। मैं बार बार बता दी, पहले जब जोधपुर और उदयपुर पढ़ाया था, मेवाड़ और जो मारवाड़ पढ़ाया था तब भी मैं बता दिया था जोधपुर की और उदयपुर की स्थापना, और जो बीकानेर पढ़ाया था तब बीकानेर की स्थापना बता दिया 1488 में। तो आप ध्यान रख लेना भाई 1459 में जोधा जोधपुर बसाते हैं। 100 साल बाद में 1559 में उदय सिंह उदयपुर बसाते हैं। 1488 में बीकानेर की स्थापना करते हैं। और 1113 में
जो अजयराज है अजमेर की स्थापना करते हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रख लेना। देखिए अजमेर किले का निर्माण करवाते हैं और जो अपनी रानी, इनकी जो रानी थी सोनलेखा, तो उनके नाम से सिक्के चलवाते हैं। ठीक है, ठीक है, अजमेर किले का निर्माण करवाया था इन्होंने। और जो अपनी रानी सोमलेखा थी, सोमलेखा के नाम से सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, देखिए जो अजयराज के समय के जो चांदी के सिक्के थे उन पर सोमलेखा का नाम मिलता है। ठीक है, राजाओं के नाम तो सभी लिखवाते थे, सभी राजा लिखवाते थे अपने अपने नाम, लेकिन जो ने अपनी रानी सोमलेखा के नाम के सिक्के चलवाते, चांदी के सिक्कों पर सोमलेखा का नाम मिलता है। और किले का नाम जो निर्माण करवाया था अजमेर के किले का। देखिए बाद में जाकर इसका तारागढ़ नाम कर दिया गया था। ठीक है, तारागढ़ कर दिया गया था इस किले का नाम। जो रानी थी उसके नाम से तारागढ़ कर दिया गया था। देखिए अजयराज ने जो मर्तंग हाथियों को ठीक है यानी गजनी वालों को हराया था, गजनी की सेना को हराया था। ठीक है, गर्जन मातंग भी कहा जाता है। गर्जन मातंग का मतलब है, गर्जन का मतलब गजनी और मातंग का जो पर्यायवाची होता है हाथी होता है, तो गजनी के हाथियों को हराया था। ठीक है, अजयराज ने गर्जन मातंग को हराया था या गजनी की हाथियों की सेना को हराया था, ये ध्यान रखना। गजनी के जो सेना को हराया था अजयराज ने, थोड़ा ध्यान रखना। देखिए इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई जो अरणोराज की। देखिए अजयराज की इतनी बात थी, अजमेर नगर की स्थापना करते हैं, अजमेर किले का निर्माण करवाते हैं। बाद में जो तारागढ़ नाम कर दिया गया था अजमेर किले का। रानी सोमलेखा के नाम से सिक्के चलवाते हैं, चांदी के सिक्कों पर सोमलेखा का नाम मिलता है। इसके बाद में बात किया है गर्जन मातंग, गर्जनी की सेनाओं को हराया था अजयराज ने। इसके बाद में अपन बात करेंगे अर्णोराज की, जो अजयराज के बाद में अर्णोराज राजा हुए थे। ठीक है, अर्णोराज 1133 से 1155 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, 1133 से 1155 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। देखिए अर्णोराज को आनाजी भी कहते थे। देखिए इन्होंने भी जो तुर्कों को हराया था, तुर्क सेना को हराया था। ठीक है, आनाजी कहते थे अर्णोराज को। 1133 से 1155 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। देखिए जब तुर्क सेना को हराया था, बहुत भयंकर हराया था भाई, जैसे बहुत खून बहा था तुर्क सेना का। तो जिस जगह पर युद्ध हुआ था वह जगह खून से लाल हो गई थी। ठीक है, लोग कहते हैं ये बात और ये अपने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है। तो जिस जगह पर युद्ध हुआ था वो जगह यानी खून से लाल हो गई थी। तो लोग ये कहते हैं कि उस जगह को धोने के लिए तो अर्णोराज ने एक झील का निर्माण करवाया था, जिसे आज आना सागर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आना सागर झील। देखिए चंद्रा नदी बहती है अजमेर में, उसके पानी को रोक कर आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, आना सागर झील का निर्माण चंद्रा नदी के पानी को रोककर करवाया गया था। तुर्क सेना को हराने के बाद वहां की जो जगह खून से सन गई थी एक प्रकार से, या खून से भाई भाई विष शुद्ध हो गई थी एक प्रकार से मान लो, तो वहां के लोगों या वहां की जनता के द्वारा कहा गया कि भाई जगह को धोना चाहिए अपने को। तो उस जगह को धोने के लिए आना सागर झील का निर्माण करवाते हैं जो अर्णोराज, जो चंद्रा नदी के पानी को रोक कर। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ध्यान रखना है। देखिए पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाते हैं। वराह मंदिर विष्णु भगवान का मंदिर है मूलतः। ठीक है,
विशाखा मंदिर का निर्माण करवाते हैं जो अर्णोराज है या आना जी, ठीक है, जो तुर्क सेना वो रहते हैं, आना सागर झील का निर्माण करवाते हैं। देखिए मालवा के नरवर्मन को भी हराया था, ठीक है, मालवा के नरवर्मन और जो गुजरात वालों को भी हराया था, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, ठीक है, गुजरात वालों की थोड़ी ज्यादा बात करेंगे भाई। मालवा के तो नरवर्मन को हराया था। देखिए जब मैं वर्ड पढ़ा रहा था उसी समय आपको बता दिया था कि मालवा पर क्यों अधिकार करना चाहता था कोई भी, और जो गुजरात पर क्यों अधिकार करना चाहता था। गुजरात में भाई बंदरगाह पड़ते थे, उधर व्यापार गुजरात के हाथ में रहता था। तो वैसे गुजराती भाई आज भी समृद्ध राज्यों में रहे, तो उसी प्रकार से गुजरात पर अटैक करना चाहते थे सभी जो शासक थे। और मालवा को इसलिए अधिकार में लेना चाहते थे कि मालवा में कृषि ज्यादा होती थी, ठीक है। तो जिस जगह पर कृषि ज्यादा होगी वहां से टैक्स भी ज्यादा आएगा। उसी प्रकार से मालवा के नरवर्मन को हराते हैं अर्णोराज, और गुजरात के जो शासकों को भी हराते हैं, जो सिद्धराज जयसिंह नाम का जो एक शासक था, सिद्धराज जयसिंह, ठीक है, उसको हराते हैं। ठीक है, थोड़ी विस्तार से समझा देता हूं मैं इसको। देख गुजरात का जो सिद्धराज जयसिंह था, भाई अर्णोराज इससे युद्ध करता है। युद्ध में सिद्धराज जयसिंह हार जाता है। हारने के बाद में अर्णोराज सिद्धराज जयसिंह से संधि करता है, ठीक है। सिद्धराज जयसिंह की बेटी थी कांचन देवी, ठीक है। संधि करके अर्णोराज सिद्धराज जयसिंह की बेटी कांचन देवी से शादी करता है, ठीक है। सिद्धराज जयसिंह की बेटी कांचन देवी से अर्णोराज संधि के द्वारा शादी करता है। इसके बाद में जब इसके बेटा नहीं था भाई सिद्धराज जयसिंह के, तो आगे अगर अधिकार तो कुमारपाल चालुक्य का था, ठीक है, राजा बनने का गुजरात में कुमारपाल चालुक्य का था। लेकिन ये एक बेटा गोद लेता जो एक सिद्धराज जयसिंह का चाहड़ नाम का बेटा गोद लेता है। ठीक है, इधर राजा कुमारपाल चालुक्य बनने को था भाई। लेकिन सिद्धराज जयसिंह गोद लेकर बेटे को राजा बना देता है, चाहड़ को, ठीक है। देखिए जो चाहड़ को जब ये राजा बना देता है, चाहड़ को राजा बनाने में सहायता करता है अर्णोराज, ठीक है। चाहड़ को राजा बनाने में अर्णोराज सहायता करता है सिद्धराज जयसिंह की। चाहड़ राजा बन जाता है। कुमारपाल चालुक्य गुस्से में हो जाता है, नाराज हो जाता है। कुमारपाल चालुक्य कुछ दिनों के बाद चाहड़ को हटाकर खुद राजा बन जाता है, ठीक है। गुस्से में कुमारपाल चालुक्य ने अर्णोराज पर भी आक्रमण किया, ठीक है। अर्णोराज पर आक्रमण करता है कुमारपाल चालुक्य, अर्णोराज को हराता है कुमारपाल चालुक्य। अर्णोराज की जो बेटी थी एक, ठीक है, अर्णोराज की एक बेटी थी जालहन देवी, उससे फिर ये वापस संधि करता है भाई जो कुमारपाल चालुक्य से। अर्णोराज पहले अर्णोराज सिद्धराज जयसिंह की बेटी शादी किया था संधि के द्वारा, लेकिन बाद में कुमारपाल चालुक्य बदला लेता है, अर्णोराज को हराता है। अर्णोराज से कुमारपाल चालुक्य संधि करता है और अर्णोराज की बेटी थी जालन देवी, जालन देवी से कुमारपाल चालुक्य शादी करता है। देखिए मुझे लगता है कि भाई मैं जो समझाया हूँ आपको सही समझ में आ गया होगा। अर्णोराज सिद्धराज जयसिंह को हराता है और सिद्धराज जयसिंह की बेटी कांचन देवी से शादी करता है, ठीक है, संधि करके। जयसिंह जो सिद्धराज जयसिंह है अगला राजा कुमारपाल चालुक्य को नहीं बनाकर अपने गोद लिए हुए बेटे चाहड़ को राजा बनाता है, ठीक है। कुमारपाल चालुक्य कुछ दिनों बाद चाहड़ को हराता है, खुद राजा बनता है और अर्णोराज से युद्ध करता है, अर्णोराज को हराता है। अर्णोराज से कुमारपाल चालुक्य संधि करता है, अर्णोराज की जो बेटी जालन देवी से कुमारपाल चालुक्य शादी करता है, ठीक है। कुमारपाल चालुक्य जीत कर फिर कुछ आगे बढ़ता है, चित्तौड़ की तरफ जाता है। चित्तौड़ में अपन बात की थी त्रिभुवन नारायण मंदिर की, ठीक है। त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम समीदेश्वर मंदिर किया था, कुमारपाल चालुक्य ने किया था, ठीक है। चित्तौड़ में जाता है भाई अर्णोराज को जीतने के बाद, यानी संधि करके उसकी बेटी जालन देवी से शादी करने के बाद चित्तौड़ जाता है कुमारपाल चालुक्य।
जो चित्तौड़ का त्रिभुवन नारायण मंदिर की अपन बात किए थे, उसका नाम चेंज जो करने वाला था, सिमिदेश्वर मंदिर नाम निकालने वाला था, कुमारपाल चालुक्य था। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना भाई ये बात भी। देखिए उसका बात भी अपन इतनी भी कहते हुए मोकल ने पुनर्निर्माण करवाया था, तो थोड़ा ध्यान रख लेना भाई। और ऐसे मेवाड़ की बात है वो। इसके बाद में इसके दरबारी विद्वानों की बात करते हैं। अर्णोराज के जो दरबारी विद्वान थे, देवबोध और जो धर्मघोष, ठीक है, देवबोध और जो धर्मघोष इसके दरबारी विद्वान थे। देखिए जैन थे भाई, जैन मुनि थे दोनों। ठीक है, देवबोध और धर्मघोष जो दरबारी विद्वान थे। देखिए जैनों की एक खतरगत शाखा होती है, खतरगत शाखा, उसको देखे जो अर्णोराज ने भाई दान भी दिया था। ठीक है, मंदिर की भूमि दान दी थी अर्णोराज ने। खरतरगत एक शाखा होती है। खरतरगत शाखा जैनों की एक शाखा होती है, उसको भूमि दान दिया था भाई मंदिर के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अर्णोराज की थोड़ी और भाई इंफॉर्मेशन जान सकते हो आप। वैसे एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, हालांकि कुछ एग्जाम्स में कालक्रम के अनुसार पूछ रहे थे भाई, कालक्रम के अनुसार राजाओं को जो कालक्रम बताइए इनमें। ठीक है, तो मैं थोड़ी जानकारी बता देता हूँ इसे। ठीक है, अर्णोराज के दो जो रानियों की बात करते हैं। अर्णोराज की जो दो रानियां थी भाई, एक तो सुधवा नाम एक राजकुमारी थी और एक कांचन देवी की भी ये बात किए थे, जो मारोड की जोइया राजकुमारी थी सुधवा। ठीक है, ये रानी थी अर्णोराज की, इधर लिख लेते हैं अपन रानी। इसका नाम था सुधवा, मारोड की जोइया राजकुमारी थी सुधवा, जो इसकी रानी थी अर्णोराज की। एक कांचन देवी की बात की थी अपन। ठीक है, कांचन देवी एक रानी थी और एक मारोड की जो जोइया राजकुमारी थी सुधवा। देखिए जोइया राजकुमारी, इसके दो बेटे होते हैं, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, इसके दो बेटे होते हैं, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज छोटा था, जो विग्रहराज चतुर्थ, और जगदेव बड़ा था। देखिए चतुर्थ तो अपन इस प्रकार से बात कर लेते हैं, जैसे पूरे जो परिवार में पहले विग्रहराज नाम से एक लड़का हुआ होगा, उसके बाद में विग्रहराज फिर हो गया, लेकिन जो पहले हुआ था वो फर्स्ट हो गया, विग्रहराज फर्स्ट। फिर उसके बाद में कोई दूसरा एक बंदे का नाम निकाल दिया होगा विग्रहराज, उसको विग्रहरादित्य। फिर जो तृतीय हो गया होगा। इसी प्रकार से भाई आपके नाम के अकॉर्डिंग देख लो, आपके नाम से एक परिवार में शायद एक ही मिलेगा, फिर वो आपके नाम से अगर वापस कोई यानी कोई बंदा जन्म लेता है और उसका नाम जो आपके नाम के ऊपर निकाल देते हैं, तो उसको भाई सेकंड लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है, जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ इनसे बैठे होते हैं। देखिए जगदेव के एक बेटा होता है पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है, जगदेव के एक बेटा होता है पृथ्वीराज द्वितीय। ठीक है, जगदेव के बेटा होता है पृथ्वीराज द्वितीय, और अपार गंगे और नागार्जुन विग्रहराज चतुर्थ के बेटे होते हैं दो। ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय जगदेव का बेटा है, विग्रहराज चतुर्थ के दो बेटे अपार गंगे और नागार्जुन। फिर अपन इधर बात करते हैं कांचन देवी की। कांचन देवी का एक बेटा होता सोमेश्वर। ठीक है, कांचन देवी और अर्णोराज का एक बेटा होता है उधर सोमेश्वर, इधर कांचन देवी, इधर सॉरी अर्णोराज और सुधवा के बेटे होते हैं तो जगदेव
और विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के दो बेटे थे, अपर गांगे और नागार्जुन। जगदेव के बेटा होता पृथ्वीराज द्वितीय। देखिए पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज इधर सोमेश्वर के बेटे होते हैं। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज इधर सोमेश्वर के दो बेटे होते हैं। देखिए जब 1155 में अर्णोराज की जो हत्या जगदेव ने कर दी थी। ठीक है, कुछ दिनों के लिए जगदेव राजा बनता है। हालांकि अपन अगली क्लास में बात करेंगे जगदेव की। देखिए कुछ दिनों के लिए जगदेव राजा बनते हैं, लेकिन जनता ने जगदेव को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, तो फिर जगदेव के बाद में विग्रहराज चतुर्थ राजा बनते हैं। अपन अगली क्लास में बात करेंगे। 1155 में अर्णोराज को फाइनली जगदेव मार देता है। ठीक है, अपने पिता की हत्या कर देता है, या पितरंता कहलाता है एक प्रकार से, पर जो जगदेव। तो आपको ये बात समझ में आ गई। ये ओनली जानकारी के लिए था भाई, पर किस प्रकार से इसके जो अगले राजा हुए थे तो अपन जान लिए भाई। जो यह राजकुमारी थी सुधवा, जो अर्णोराज की रानी थी, इसके दो बेटे हुए जगदेव और विग्रहराज चतुर्थ। जगदेव के बेटा हुआ पृथ्वीराज द्वितीय। विग्रहराज चतुर्थ के दो बेटे हुए अपर गांगे है भाई, अपर गांगे और नागार्जुन। ठीक है, इधर जो कांचन देव के एक बेटा होता सोमेश्वर। सोमेश्वर के दो बेटे होते पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और जो हरिराज। ठीक है, उधर जो जगदेव 1155 में अर्णोराज की हत्या कर देता है। ठीक है, अपने यहाँ तक चर्चा की। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद आई हो, क्लास को लाइक करें, क्लास को कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।